हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। आज का एमसीक्यू आपके DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी डिसेबिलिटी 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में शामिल है? बताइए। ए गिफ्टेड चाइल्ड, बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सी स्लो लर्नर या डी स्कूल फोबिया। बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए, RPWD एक्ट 2016 में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD को 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड, स्लो लर्नर और स्कूल फोबिया RPWD एक्ट की डिसेबिलिटी कैटेगरीज में शामिल नहीं है। तो DSSB में RPWD एक्ट से ऐसे डायरेक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। IEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों। ए सभी बच्चों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम देना। देखो, सभी बच्चों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम ये तो होगा नहीं। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण योजना बनाना। सी केवल परीक्षा आयोजित करना। देखो, इसमें केवल आ गया तो ये भी नहीं होगा। केवल उपस्थिति दर्ज कराना, केवल ये भी नहीं होगा। बी की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार जो उसके आवश्यकता है उसके अनुसार शिक्षण योजना बनाना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना। बी सभी बच्चों को समान अवसर देकर एक साथ सीखने का वातावरण प्रदान करना। सी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना। देखो, केवल वाले तो गलत हो गए, यहाँ पर भी केवल आ गया, तो यानी कि बी सभी बच्चों को एक साथ, सभी बच्चों को समान अवसर देकर एक साथ सीखने का वातावरण प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लर्निंग डिसेबिलिटी SLD वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है? बताइए। ए रटने पर जोर देना। देखो, रटने की बात आ गई तो ये तो होगा नहीं। बी मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच। सी अधिक गृह कार्य देना। डी बार बार दंड देना। देखो, दंड का भी प्रावधान नहीं होता और गृह कार्य इसका भी नहीं। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी। देखिए, SLD वाले बच्चों के लिए मल्टी सेंसरी टीचिंग सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। इसमें विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक और टेक्टाइल मेथड का उपयोग किया जाता है, जिससे लर्निंग आसान और लॉन्ग लास्टिंग होती है। पनिशमेंट और रोट लर्निंग SLD के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाती। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोलता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल फाइनल रिजल्ट देना। बी लर्निंग के दौरान प्रोग्रेस जानना और फीडबैक देना। सी केवल प्रमोशन करना या डी केवल मार्क्स देना। ये दोनों तो होंगे नहीं केवल वाले। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य कंटिन्यूअस फीडबैक, लर्निंग गैप्स की पहचान और टीचिंग स्ट्रेटेजी में सुधार करना होता है। यह लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, ना कि केवल मार्क्स देने के लिए। तो जो सही आंसर है वो है बी।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD का सामान्य लक्षण है? ए, स्ट्रॉन्ग सोशल कम्युनिकेशन स्किल, बी, डिफिकल्ट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, सी, excellent eye contact or with everyone, डी, वेरी फास्ट रीडिंग स्किल। बताइए दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑटिज्म के बारे में बताना है। देखिए, ऑटिज्म यानी कि ASD की मुख्य विशेषता सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है, डिफिकल्टी सोशल इंटरेक्शन चैलेंजेस, ठीक है, रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं। सभी ASD बच्चों के जो लक्षण होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टी है इसका एक प्रमुख डायग्नोसिस फीचर है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ए, सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना, बी, सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना, सी, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम बनाना, डी, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। बताइए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ADHD वाले बच्चे के लिए कक्षा में सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? कौन से बच्चों के लिए ADHD? लंबे समय तक लगातार बैठना, गलत। छोटे छोटे कार्य और बीच बीच में ब्रेक देना, पूरी कक्षा के सामने डांटना, गलत। अतिरिक्त लिखाई की सजा देना, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। तो आंसर क्या हुआ? बी। देखिए, ADHD वाले बच्चों में अटेंशन कम होती है, हाइपर एक्टिव ये बच्चे अधिक होते हैं, इसलिए शॉर्ट इंटरेक्शन जो टास्क होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दी जाती है, फ्रीक्वेंट मतलब ब्रेक देते हैं, इसमें इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। पनिशमेंट से बिहेवियर और लर्निंग दोनों मतलब बैड बिहेवियर पड़ता है दोनों में। तो इसका जो सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा IEP टीम का आवश्यक सदस्य है? बताइए। चाइल्ड्स पेरेंट्स, स्कूल बस ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड या लाइब्रेरियन ओनली? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ए, चाइल्ड पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि IED वाले बच्चे की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? केवल शारीरिक कमजोरी, औसत से कम बौद्धिक कार्यक्षमता तथा अनुकूलन कौशल में कठिनाई, सी, केवल सुनने में कठिनाई, डी, केवल दृष्टि दोष। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है यानी कि IED में बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग होते हैं यानी IQ और अडप्टिव बिहेवियर दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। अडप्टिव स्किल में कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, सोशल स्किल्स, डेली लिविंग स्किल आदि शामिल होती है, ठीक है। केवल कम IQ होने से IED का डायग्नोज नहीं किया जाता, अडप्टिव बिहेवियर भी महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी।
दोस्तों, अगर आज का एमसीक्यू यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रोज़ नए एमसीक्यूज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन के साथ। थैंक यू।